Good afternoon, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mukamaghat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, short run equilibrium output or short run equilibrium of income. Students, in previous video we discussed about how to derivate saving curve with the help of consumption curve. I hope all of you learn about it and get a clear idea how to derivate saving curve from or with the help of consumption curve. Okay, now we discuss our next topic, short run equilibrium output. ओके, शॉर्ट रन आपको बताया था मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय, टाइम का डिवीज़न किया था, टाइम का क्लासिफिकेशन किया था, शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग. ठीक है, तो शॉर्ट रन या शॉर्ट रन टाइम टर्म आपको मैं पहले बता चुका हूँ. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी शॉर्ट टर्म में किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का जो आउटपुट है वो आउटपुट इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, कैसे डिसाइड किया जाए कि जो कोई इकोनॉमी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, जो उसका नेशनल प्रोडक्ट है, यानी उसकी जो नेशनल इनकम है, वो लेवल ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, कैसे डिटरमाइन किया जाए. यही टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए. यहाँ देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यहाँ और करके मैंने लिखा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम. आप जानते हैं कि जो आउटपुट है किसी भी कंट्री का, आउटपुट ही क्या है. सबसे पहली बात, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हम प्रोडक्ट को बोलते हैं, प्रोडक्ट. ठीक है, चूंकि बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी गुड्स, प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में होगा, या तो गुड्स की फॉर्म में होगा या सर्विस की फॉर्म में होगा. तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम, यानी NI कहलाती है. इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या इसी को हम, क्योंकि आउटपुट ही क्या है? नेशनल इनकम है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम और इनकम भी बोल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम लोग. देखिए, आउटपुट और नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, पहली चीज़ क्या बताई मैंने कि जो किसी भी कंट्री का इनकम होता है या जो किसी भी कंट्री का आउटपुट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप भी जानते हैं अच्छे से, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है. आप कहीं भी किसी पार्ट ऑफ फील्ड में, पीस ऑफ फील्ड में, या कहीं किसी फर्म में, या आप कोई जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में जितना भी एम्प्लॉयमेंट इंगेज करेंगे, जितने भी कर्मचारियों को, जितने भी वर्कर्स को लगाएंगे, आपका आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा. और जब इंडिविजुअल आउटपुट ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट आउटपुट यानी नेशनल इनकम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है आउटपुट और नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यानी किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो कौन निर्धारित करेगा, डिटरमाइन करेगा? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स हाई लेवल ऑफ टू आउटपुट. यानी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना एम्प्लॉयमेंट अधिक होगा लेवल ऑफ आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितना कम है लेवल ऑफ आउटपुट उतना ही कम होगा. इसीलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा. आपको बताया था वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है? विपरीत. यानी जो सेंटेंस हमने पहले 22, अगर किसी सेंटेंस के बाद लगा दिया कि वाइस वर्सा, तो आपको मैंने 11th में बताया था
कि वाइस वर्सा का मतलब होता है जो बात आपने पहले कही है, जो सेंटेंस आपने पहले कहा है उसको अब अपोजिट बोल देना है। जैसे यहाँ लिखा था हायर लेवल, यानी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ इनकम, ये बोला। अब लगा है वाइस वर्सा, तो क्या हो जाएगा, लो लेवल आउटपुट लीड्स लो लेवल इनकम। उल्ट दिया वही सेम सेंटेंस, तो वाइस वर्सा का यही मीनिंग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम रिफर्स टू दैट लेवल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम रिफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी इक्विलिब्रियम कोई भी आउटपुट का जो वैल्यू है, कौन सी आउटपुट की कौन सी वैल्यू को आप इक्विलिब्रियम आउटपुट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम रिफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी का वह लेवल आउटपुट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी एक ऐसा लेबल, आउटपुट का ऐसा लेबल जिस आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, वही लेवल ऑफ आउटपुट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहलाएगा। क्लियर है? देखिए, लेवल ऑफ आउटपुट बहुत सारे हो सकते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम देता हूँ आपको। मान लीजिए इसके हॉरिजेंटल एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट को लिखा है, इसके वर्टिकल एक्सिस पर हम लोग मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड को लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, आउटपुट के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 100 है, ये ओरिजिन पॉइंट तो 0 हो गया, यहाँ 200 हो गया, यहाँ 300 हो गया। तो देखिए, ये अलग अलग 3 लेवल ऑफ आउटपुट मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, एक 100, दूसरा 200, तीसरा 300। तो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट हो सकते हैं इकोनॉमी के पास, लेकिन इनमें से कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट को इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट कहा जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा, मान लीजिए ये 200 का जो लेवल है, इस 200 के लेवल पर एग्रीगेट डिमांड भी 200 है और एग्रीगेट सप्लाई भी 200 है, तो ये 200 का लेवल स्टूडेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल होगा। क्लियर हो गया? यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा, वेयर दैट लेवल ऑफ आउटपुट where aggregate demand is equal to aggregate supply is known as equilibrium output और equilibrium income level। क्लियर है? जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, आपको बताया गया था वहां पर कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होगा, प्रोड्यूसर का, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ मनी क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ मार्केट क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा, आपको बताया, हर जगह बताया गया, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नोन एज इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। तो माइक्रो से हम मैक्रो में आए हैं, माइक्रो से मैक्रो में, तो यही डिमांड मैक्रो में क्या बन गया, एग्रीगेट डिमांड, और यही सप्लाई मैक्रो में क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एग्रीगेट सप्लाई, यानी सेम कंडीशन वही रहेगी, केवल टर्म्स बदल जाएंगे। यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, हम जानते हैं
AD इज इक्वल टू क्या होता है C प्लस आई, और AS इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट C प्लस S। ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमने ये इक्विलिब्रियम आउटपुट की कंडीशन निकाली, ये एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, अगर इस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में स्टूडेंट्स हम इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, लिखा हुआ देखिए बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD एंड AS। तो AD की वैल्यू क्या है C प्लस आई, AS की वैल्यू क्या है C प्लस S। दोनों की वैल्यू को आप AD और AS की जगह पुट कर देंगे तो इसे लिखा जा सकता है C प्लस आई, ये क्या हो गया AD इज इक्वल टू C प्लस S। तो ये देखिए AD इक्वल टू AS यहाँ लिखा है, सेम वही चीज ऊपर लिखी है, बस यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा है, यहाँ इनके कंपोनेंट लिखे हैं, दोनों सेम है। तो देखिए इक्वल के एक लेफ्ट साइड सी है, इक्वल के एक राइट साइड सी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा स्टूडेंट I बराबर S, I बराबर S, यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स। यानी इक्विलिब्रियम पहली शर्त इक्विलिब्रियम लेवल की क्या थी AD इज इक्वल टू AS, पहली कंडीशन क्या थी ये थी AD इज इक्वल टू AS, और दूसरी हमें क्या मिल गई I इज इक्वल टू S। अगर इसका मतलब अगर इकोनॉमी में AD इक्वल टू AS हो तो भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर इकोनॉमी में I इज इक्वल टू S हो तो भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि बोथ आर सेम सिचुएशन, बोथ आर सेम सिचुएशन, दोनों सेम सिचुएशंस हैं। यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेज आ जाती हैं, आपके पास दो तरीके आ जाते हैं, एक AD इक्वल टू AS मेथड और दूसरा I इज इक्वल टू S मेथड। क्लियर? यानी हम जो इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम लेवल की बात कर रहे हैं उसे आप दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें से पहला क्या है AD इज इक्वल टू AS मेथड, दूसरा क्या है I इज इक्वल टू S मेथड। क्लियर? तो हम वन बाय वन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कुछ एक बेसिक टर्म बार बार यूज होगी इस एक्सप्लेनेशन में, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम AD इज इक्वल टू AS मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, और देन I इज इक्वल टू S मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो आपको क्लियर कट हो गया होगा कि अगर आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम लेवल कैलकुलेट करना हो तो दो तरीके से किया जा सकता है, AD इक्वल टू AS एंड सेकेंड I इक्वल टू S मेथड। ओके, तो पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट बाय AD एंड AS अप्रोच। तो उससे पहले स्टूडेंट एक टर्म बार बार यूज होगी, उससे हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी लेबर फोर्स रिसोर्स है, उन सारे के सारे लेबर रिसोर्स को अगर एम्प्लॉयमेंट में इंगेज कर दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट में हम इंगेज कर दें तो क्या होगा, कोई भी लेबर रिसोर्स हमारा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। कैसा? अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। सारे के सारे लेबर रिसोर्सेस क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जाएंगे। तो किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब सभी
लेबर रिसोर्स को प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में या एम्प्लॉयमेंट में इंगेज कर दिया जाता है, उस सिचुएशन को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। और जिस आउटपुट लेवल पर, जिस इनकम लेवल पर सभी लेबर फोर्सेस को, सभी लेबर रिसोर्सेस को एम्प्लॉयमेंट में इंगेज कर दिया जाता है, उस लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ इनकम को फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और इनकम कहा जाता है। जिस लेवल ऑफ आउटपुट या जिस लेवल ऑफ इनकम पर इकोनॉमी के सारे लेबर फोर्सेस को एम्प्लॉयमेंट में इंगेज कर दिया जाता है, उस लेवल ऑफ आउटपुट को, उस लेवल ऑफ इनकम को फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम कहा जाता है। ये ध्यान रखना, आगे बार बार टर्म यूज करूंगा स्टूडेंट्स में ये। ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल, तो आप समझ जाइए कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहां कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बचा है जिसे प्रोडक्शन में लगाया जा सके। और स्टूडेंट, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास नई लेबर रिसोर्स नहीं बचती और नया लेबर को प्रोडक्शन में इंगेज करना पॉसिबल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है? लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, और जब तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता तब तक आउटपुट को नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोडक्शन को बढ़ाना, सप्लाई को बढ़ाना इम्पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन को उसके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक ही इंक्रीज किया जा सकता है, उसके बाद इंक्रीज नहीं कर सकते। और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा स्टूडेंट? एक ऐसा आउटपुट का लेवल जिस लेवल पर कंट्री के इकोनॉमी के सारे लेबर रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट में इंगेज कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, देखिए यही यहाँ पर लिखा होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation where all people who are willing and able, उन पर्सन्स की हम बात नहीं कर रहे जो बिलिंग नहीं रखते काम करने की, जो काम करना नहीं चाहते हो तो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। कोई पर्सन जो काम करना चाहता है और काम करने के लायक है उसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अगर कोई पर्सन काम करने के लायक नहीं है या काम करना नहीं चाहता इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है तो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता। ठीक है, उसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है। क्लियर है? हाँ, तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation where all people who are willing and able to work at existing wage rate, जो भी वेज रेट है उस वेज रेट पर एंड गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को रेफर करता है जिसमें ऐसे सभी लोग जो काम करना चाहते हैं और काम करने के योग्य हैं और उन्हें बिना किसी डिफिकल्टी के अगर काम मिल जाता है सभी पर्सन्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
ओके, क्लियर है? यस। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी बताया था आपको कि हम फर्स्ट अप्रोच यानी AD एंड AS अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो वहाँ यहाँ क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट बाय AD एंड AS अप्रोच। यानी AD और AS अप्रोच से हम कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट का लेवल डिटरमाइन करेंगे वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम लेवल क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम इज डिटरमाइंड ऑन दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड यानी AD इज इक्वल टू C प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई यानी AS प्लस इक्वल टू C प्लस एस यानी AD इज इक्वल टू AS। हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल कौन सा आउटपुट लेवल होगा, जिस आउटपुट पर AD इज इक्वल टू AS होगा वही लेवल ऑफ आउटपुट क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल कहलाएगा, सॉरी लेवल कहलाएगा। ओके, अब देखिए इसी बात को जो अभी हमने बोला वेयर AD इज इक्वल टू AS, उस लेवल ऑफ आउटपुट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, एक डायग्राम यूज करते हैं जिससे ये एक्सप्लेनेशन और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोगों ने इनकम को लिया हुआ है और इसके वर्टिकल एक्सिस यानी बाई एक्सिस पर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड को प्रेजेंट किया है। ओके, हम जानते हैं जो इनकम है यानी बाई लेवल है ये इज इक्वल टू AS होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोगों ने इनकम को लिया है, ये हम बताएं बाई इक्वल टू क्या होता है AS, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोगों ने इनकम को शो किया है। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही होगा ना। यस, यहां देखिए एग्रीगेट डिमांड ओरिजिन पॉइंट से ना स्टार्ट होकर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है। क्यों, आपको बताया गया था कि AD क्या होता है, कंजम्पशन कर्व प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व दोनों का वर्टिकल समेशन होता है। ठीक है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड कर्व ओरिजिन पॉइंट से कहीं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। किसकी वजह से, ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से। क्लियर है? अब देखिए डायग्राम सही से देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने जो ये एक्सिस लिया है, यहाँ पर ये जो एक्सिस लिया है ये डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मान लेते हैं अगर 100 आउटपुट है तो यहाँ कितना होगा 200, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 400, नेक्स्ट 500। जितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप आगे बढ़ते जाएंगे लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जब लेवल ऑफ आउटपुट 100 है, 200 है या 4 उसके बाद 500 है, ये सारे के सारे लेवल ऑफ आउटपुट हैं। लेकिन किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल नहीं हैं। क्यों, यहां देखेंगे ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और जो 45 डिग्री लाइन है ये इनकम लाइन है, आपको बताया, जो कि AS के बराबर होता है। तो अगर आप 100 लेवल ऑफ इनकम पर देखेंगे, ये 100
लेवल ऑफ इनकम पर अगर आप देखते हैं, ये आपकी सेविंग कर्व हो गई, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गए, और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया। और यहाँ लेवल ऑफ 100 है, मैं 3 ही पॉइंट लिखूंगा, यहाँ 200 है और यहाँ 300 है। ठीक है, इनसे आप आराम से इजीली समझ जाएंगे। तो देखें अगर हम, तो जब लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ इनकम 100 है, तो आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू है वो यहाँ तक ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का। अगर हम इनको भी एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दें, तो ये अगर लेवल 100 है तो ये लेवल कितना होगा स्टूडेंट, 200 होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर लोकेटेड है। तो आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है। इसका मतलब ये जो 100 का लेवल ऑफ आउटपुट है ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कंडीशन पढ़ी इक्विलिब्रियम कब होगा, वेयर AD इज इक्वल टू AS। लेकिन इस पॉइंट पर, या हम कह सकते हैं यहां से पहले जहां पर दोनों एक दूसरे को AD और AS इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट AD इज इक्वल टू AS नहीं है। सारे लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या होगा, AD इज ग्रेटर देन AS होगा। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट अगर हम देखें तो इस पॉइंट के बाद जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद अगर आप देखें तो कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट ले लीजिए, एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व से नीचे है। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी इस पॉइंट के बाद भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं होगा। इसके मतलब इस 200 लेवल के बाद भी जो आउटपुट के लेवल्स होंगे वो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल्स नहीं होंगे। केवल 200 पॉइंट ऐसा है, 200 का लेवल ऑफ आउटपुट ऐसा है जो ये पॉइंट, जो ई पॉइंट पर AD और AS दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया जब भी दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। और जब यहाँ पर एग्रीगेट यानी पॉइंट E की हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट E पर जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यही लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। समझ गए? जो चीज अभी हमने बताई वो क्लियर हो गई एकदम कि वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, क्लियर है? इसी को यहाँ देखिए मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ भी है स्टूडेंट्स, आउटपुट और इनकम, ये तो बता दिया लेवल ऑफ इनकम का। ठीक है, आगे देखिए मैंने लिखा है इन अबव डायग्राम OY लाइन रिप्रेजेंट टू इनकम लाइन। जो OY लाइन मैंने अभी आपको बताई थी, ये जो लाइन है ये क्या है, रेड मार्क से बाई लाइन OY, ये इनकम लाइन है जो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई। एंड AD कर्व रिप्रेजेंट टू एग्रीगेट डिमांड, यानी इसमें जो AD कर्व दिया हुआ है ये वाला कर्व, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है, इसके बाद AD कर्व इंटरसेक्ट टू AS कर्व और इनकम लाइन ऑन पॉइंट E, सो E पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज द वैल्यू ऑफ AD एंड AS बोथ आर इक्वल ऑन दिस पॉइंट। यानी जो E पॉइंट है इस डायग्राम में, ये वाला, इस पर AD और AS की वैल्यू दोनों इक्वल है, इसीलिए यही क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इससे पॉइंट के पहले
यानी यहाँ से इस तरफ क्या सिचुएशन होगी, AD इज ग्रेटर देन AS सिचुएशन होगी, यानी कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ से पहले इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इस पॉइंट के बाद की सिचुएशन AD इज लेस देन AS होगी। इसका मतलब इस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद का भी कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं होगा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि कभी भी इकोनॉमी में ये सिचुएशन आपको नहीं मिल सकती कि हमेशा AD इज इक्वल टू AS रहे, कभी AD AS से कम हो जाएगा तो कभी AD AS से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कभी कभी देखने को मिलेगा AD इज ग्रेटर देन AS, कभी कभी देखने को मिलेगा AD इज लेस देन AS। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन इकोनॉमी में जब भी क्रिएट होगी स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी फोर्सेस काम करेंगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज इकोनॉमी में की जाएंगी जो AD को दोबारा AS के बराबर कर देंगी और इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यानी फिर से आपको नया या वही लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आगे डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे। देखिए पहली कंडीशन यहाँ दी हुई है, AD व्हेन AD इज मोर देन AS, यानी AD इज ग्रेटर देन AS। जब AD AS से ज़्यादा हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम लेवल से पहले की बात कर रहे हैं। आपको मैंने बताया इक्विलिब्रियम लेवल से पहले AD ग्रेटर देन AS होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इफ AD इज मोर देन AS, यानी AD AS से मोर देन है, इट मीन्स हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स, जो गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर हैं उनकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स हाउस होल्ड वुड बी बाइंग मोर गुड्स, यानी जो हाउस होल्ड है वो ज़्यादा गुड्स यानी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं देन द प्रोड्यूस्ड, यानी जितनी प्रोड्यूस की जाती हैं उससे ज़्यादा वो कौन, हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स खरीदने लगते हैं। कैसे, देखिए मानते हैं हमने कहा एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई कितना हुआ है, मान लेते हैं 500, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब ग्रेटर देन है AD, तो AD 500 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए 600 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंज्यूमर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो लोग जितनी वस्तुएं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उससे ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, है ना, यही तो मतलब है इसका। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बाइंग मोर गुड्स देन द प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस किया उससे ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। एज रिजल्ट प्लान्ड स्टॉक फॉल्स बिलो द डिजायरिंग लेवल। स्टॉक क्या होता है, देखिए कोई भी फर्म स्टूडेंट्स, कोई भी फर्म जब किसी गुड्स को, कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है तो वो कमोडिटी का कुछ ना कुछ स्टॉक बना के रखती है। सारी जितना प्रोडक्शन करती है उतना सारा का सारा बेचती नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर नीड्स में कभी अर्जेंट जरूरत पड़ जाए, नीड हो, तो वो जो स्टॉक बना के रखा उसी में से सप्लाई करती है। तो अब यहाँ पर देखिए वही सिचुएशन स्टूडेंट क्रिएट हो जाती है कि जब कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, अब सप्लाई तो एकदम नहीं बढ़ाया जा सकता ना, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म्स क्या करती हैं, अपना एक जो स्टॉक था, जो स्टॉक उस फर्म ने बना के रखा था उस स्टॉक में से सेल करने लगती है, जिससे उसका स्टॉक घटने लगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर गुड्स देन द प्रोड्यूस एज रिजल्ट प्लान्ड स्टॉक। जो फर्म्स या जो प्रोड्यूसर अपने स्टॉक को प्लान करते हैं वो क्या होता है, अपने प्लान्ड यानी डिजायरिंग लेवल से कम हो जाता है। तो जब उसका स्टॉक कम हो जाएगा तो क्या करेगा कोई प्रोड्यूसर या फर्म, क्योंकि उसको उतना स्टॉक बना के रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन क्या करेगा, जो नया इन्वेस्टमेंट करेगा, नए लेबर फोर्सेस को प्रोडक्शन में लगाएगा,
ताकि पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके और अपने स्टॉक को दोबारा उसी लेवल पर, डिजायरिंग लेवल पर लाया जा सके। इसलिए वो क्या करेगा, नई लेबर फोर्सेस को एम्प्लॉयमेंट देगा जिससे इनकम बढ़ेगा, और जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो एडी भी क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। और ये कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक एडी इज इक्वल टू एएस ना हो जाए। सॉरी, एडी नहीं, जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो लोगों, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से नया प्रोडक्शन होगा, और जब नया प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होने लगेगा, और इस एग्रीगेट सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे और इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल पर आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? सेम ऐसे ही जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो तो क्या होगा, यहां देखिए लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड एडी इज लेस देन एएस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एडी लेस देन एएस। इसका मतलब इकोनॉमी में जितना सप्लाई हो रहा है, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं है, यानी कंज्यूमर उतना खरीदना नहीं चाहते जितना कि फॉर्म्स ने, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करेंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, क्योंकि उनके पास ओवर स्टॉक हो गया है। तो उस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, और प्रोडक्शन कम करने के लिए वो क्या करेंगे, जो उन्होंने लेबर फोर्सेस को, लेबर रिसोर्सेस को प्रोडक्शन में लगाया है, क्या करेंगे, उनको प्रोडक्शन से बाहर करने लगेंगे, और रिजल्ट क्या होगा, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई घटने लगेगी, क्योंकि अभी एग्रीगेट डिमांड कम था, ठीक है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा था। तो दोनों को इक्वल होना है तो एग्रीगेट सप्लाई कम करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेगा, वो लेबर रिसोर्स को प्रोडक्शन से हटाने लगेगा, जिससे प्रोडक्शन कम होगा, यानी एग्रीगेट सप्लाई भी कम होने लगेगी। और ये कब तक कम करता रहेगा, जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो जाए। और जैसे ये दोनों बराबर होंगे स्टूडेंट, क्या होगा, इकोनॉमी में फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर है? वही यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ एडी इज लेस देन इट मीन्स कंज्यूमर वुड बी बाइंग लेस गुड्स देन द प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूस, यानी जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है उससे कम खरीदना चाहते हैं। एज रिजल्ट जो प्लांट स्टॉक है वो क्या होगा, राइज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो टू क्लियर इंक्रीज इन स्टॉक, जो स्टॉक बढ़ गया उसको क्लियर करने के लिए, बेचने के लिए फॉर्म क्या करेंगे, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अंटिल, तब तक जब तक एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एएस ना हो जाए। जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल ना हो जाए तब तक वो एम्प्लॉयमेंट को कम करते रहेंगे, और एक लेवल ऐसा आएगा दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे और इकोनॉमी में फिर से लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये फर्स्ट अप्रोच मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सारे डाउट और कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम I इज इक्वल टू एस अप्रोच को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और मुझे भेजिए ताकि मैं उनको चेक कर सकूँ। ओके, थैंक यू।